अच्छा, पर्टिकुलरली अगर हम जिडान का क्यूरियस केस देखें ना, तो तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है? लाइक क्या जिडान का जो वेट करना है, चाहे यूवेंटस की जॉब के लिए, रियल मैड्रिड की जॉब के लिए या फिर फ्रांस की जॉब के लिए, वो वर्थ इट है कंसीडरिंग द फैक्ट कि उसको पीएसजी की जॉब भी, एक टाइम पे यूनाइटेड की जॉब भी, या फिर काफी सारी जॉब्स यहाँ पर उसको ऑफर कर दी गई हैं? और अल्टीमेटली डू यू रियली थिंक कि जिडान जितना ज्यादा लंबा वेट करेगा उसकी डिमांड उतनी कम होती रहेगी? क्योंकि जो फुटबॉल का नरेशन है ना, वो बदलता रहता है। या फिर तुम इस चीज पे अभी भी अडीग हो कि नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जिडान कितने ही टाइम कोचिंग से दूर रहेगा, उसकी डिमांड हमेशा उसके जो अचीवमेंट्स हैं उसको लेके पकड़ी रहेगी? हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम रियल मैड्रिड की खबर से बात करते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ अलग ही चल रहा है, वहां पर कुछ सिस्टम अलग चल रहा है। वहां पर पेरेज एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहा है, वहीं कार्लो एंसेलोटी बलि का बकरा बनने से अपने आप को बचा रहा है। अब देखो, मामला यहां पर यह है कि हाल ही में यहां पर रियल मैड्रिड की एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, क्योंकि वहां पर दिक्कतें, आप कह सकते हो कि चीजें ऐसी हैं कि उसको दिक्कतें बनने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। लाइक ऑफ कोर्स जो प्लेयर्स हैं, चाहे हम यहाँ पर लूकास वास्केस की बात करें जो कि बाहर जा सकता है, बेलिंगम अंदर आ रहे हैं, बेंजिमा चला गया है, यहाँ पर सबायोस जा सकता है, नाचो ने यहाँ पर एंड मोमेंट पे अपना यू टर्न मार लिया है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें, फर्लैंड मेंडी को बाहर निकालने की बात चल रही है, करीम बेंजिमा तो जा ही चुका है, असेंसियो जा चुका है, और यहाँ पर एक दो प्लेयर और यहाँ पर जा सकते हैं, मारियानो जा चुका है, ईडन हज़ार्ड जा चुका है। तो ये जो इतने सारे प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया, तो एक अच्छी चीज ये है कि भाई जो वेज बिल है वो आपका बच गया। लेकिन अंदर अभी तक बेलिंगम आया है, और ऐसे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई अब बाहर जाने की जो गति है उसको अंदर आने की गति से मैच करना पड़ेगा, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। आपको उसको डेप्थ भी देखनी पड़ेगी, पर अपनी स्टार्टिंग 11 को ही मेक श्योर करना पड़ेगा। और ऐसे में पूरा मामला आता है स्ट्राइकर को लेके। अब देखो, मामला यहां पर यह है कि तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, हमने पॉडकास्ट पे भी बात करा और मैंने अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में भी बात किया है कि एम्बापे का जो केस है, भैया जब तक पेरेस गद्दी पे बैठे और एम्बापे का 2024 का कंटेंट हमारे नजरों के सामने है, चाहे मीडिया की बात कर ले, मेरी बात कर ले, तुम्हारी बात कर ले, ये टॉपिक तो किसी के लिए भी नया नहीं है कि एम्बापे टू रियल मैड्रिड एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर है। अब इसमें यहां पर झोलझाल तब आ जाता है जब यहां पर कार्लो का हैरी केन को लेकर जो ऑब्सेशन है, क्योंकि भाई देखो, कार्लो अगली साल तो रहने नहीं वाला भाई, उसको तो रियल मैड्रिड की जॉब इस साल मिलनी है। लेकिन उस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए कार्लो एक मैनेजर है और उसको प्लेयर चाहिए। लेकिन रियल मैड्रिड में चीजें ऐसी चलती नहीं है, और इसीलिए हाल ही में जब मीटिंग हुई तो भैया यहां पर साफ साफ जो मूड था वो यही था कि कार्लो को इस बात का डर है कि जो प्रोजेक्ट एम्बापे है उसके चक्कर में अब रियल मैड्रिड हैरी केन की तरफ नहीं जाने वाली है। मैं दोनों आर्ग्यूमेंट दूंगा। वहीं कार्लो ये मानता है कि अभी हैरी केन इस समय नीड ऑफ द आवर है। एम्बापे का कुछ नहीं कह सकते, पिछली बार भी काट दिया था, इस बार भी काट सकता है, और यहां पर हमको हैरी केन पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हैरी केन ना ही सिर्फ एक हाइप लेके आता है बल्कि एक्चुअली में वो ऑन द पिच भी परफॉर्म कर सकता है। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। अब प्रोजेक्ट एम्बापे पे बिलीव करना और हैरी केन को थोड़ा सा डॉज करना इसलिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट से कहते हैं कि देखो, नंबर के हिसाब से अगर आप जाओगे तो 20 मिलियन की सैलरी हैरी केन एक सीजन की लेगा, 30 साल का ऑलरेडी जुलाई में हो जाएगा। ऊपर से आपको 100 मिलियन पे करने पड़ेंगे स्पर्स को। एम्बापे को आपको बहुत पैसा पे करना पड़ेगा, बट देन क्वालिटी में भी आपको अपग्रेड मिलेगा। यंग प्लेयर भी है, फोकस भी है, आपका पोस्टर बॉय भी बनेगा, और यहां पर गैलेक्टिको साइनिंग भी हो जाएगी और अल्टीमेटली फ्री एजेंट के तौर पर भी आएगा। वहीं कार्लो मानते हैं कि इन सब में सब चीज तो ठीक है, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाएगी भाई, तुम मेरे को सैक करवा दो कल को, अगर आने वाले 6 महीने में तुम तो मुझे कह दो कि एक काम करो, रॉड्रिगो को सेंटर फॉरवर्ड खिला दो, हम तो ना काई हैवर्ट्स लेके आए ना हम हैरी केन लेके आए। तुम कहोगे मेरे से रिजल्ट नहीं निकल रहे क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो तो करीम बेंजिमा बेसिस था, करीम बेंजिमा का पीक गया, मेरा पीक गया। ऐसे में तुम तो मुझे सैक कर दोगे, गलती तुम मेरी निकाल दोगे। अब कार्लो के लिए सिंपैथी भी आती है, बट दिस इज हाउ रियल मैड्रिड वर्क्स। तो अभी सिस्टम तो यहां पर यही चल रहा है कि अभी हैरी केन को लेके तो मामला जो है वो थोड़ा डगमगाता हुआ दिख रहा है, बट अल्टीमेटली यहां पर चीजें किस तरीके से डेवलप्ड होंगी, और रियल मैड्रिड तुम मान के चलो कि इस चीज को लंबा खींचेगी। क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि भाई वो अल्टीमेटली साइन भी कर ले और एम्बापे को भी रख ले, या फिर ये भी हो सकता है कि एक मीडिया का एक पीआर एक मूव है रियल मैड्रिड की तरफ से हैरी केन पे प्रेशर बनाने का। क्योंकि डेविड ऑर्नस्टीन ने यहाँ पर अपने कॉलम में ये चीज़ लिखी है कि हैरी केन अट्रैक्टिव है यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए खेलने के लिए, और ऐसा कुछ यहाँ पर मेरे को कोई संदेह नहीं हुआ, मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसा भयभीत
यहाँ पर मेरे को नहीं हुआ कि वो प्रीमियर लीग के बाहर नहीं खेलना चाहता। लेकिन अल्टीमेटली इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी ब्लॉकबस्टर अपडेट की। इट्स पोएटिक भाई, इट्स पोएटिक। 24 घंटे नहीं हुए हैं मेसी को ये अनाउंस करे हुए कि वो इंटर मियामी के लिए साइन करते हैं। अल्टीमेटली यहां पर मीडिया ये पब्लिश कर देता है कि नेमार अपने आप को बार्सिलोना को ऑफर कर रहा है और सैलरी भी कम लेने के लिए तैयार है। वो तो खैर भला हो जावी का कि 4 घंटे के अंदर भाई ने खुद ही आके कह दिया कि जितने तुम सरप्राइज हो उतने ही मैं सरप्राइज हूं, क्योंकि ना ही इस चीज का कोई डिस्कशन हुआ है, ना इस चीज पे कभी सोचा है और ना ही ये चीज होने वाली। अब ऑफकोर्स उसने इस चीज को रिस्पेक्टफुल और सटल वे में कहा है कि देखो यार, नेमार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नेमार बहुत बढ़िया प्लेयर है, नेमार की बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज है, लेकिन नेमार और हमारे जो पाथ है, जो रास्ते हैं वो डिफरेंट हैं, प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं और ऐसे में ये चीज होती हुई नहीं देख सकते। अब डू यू रियली वॉन्ट टू बिलीव? अब देखो मैं तुमको एक सीधा सा बात बताता हूं, इसको ऐसे समझ लेकर कि 24 घंटे नहीं हुए हैं मेसी को डिसाइड करे हुए और नेमार की स्टोरी कैसे पब्लिश हो जाती है ये समझ में नहीं आता। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब चैंपियंस लीग में टूटी थी, जब फोड़ा था यहां पर सिटी ने रियल मैड्रिड को, तो उसके लगभग 24 घंटे के बाद ही 2 स्टोरी बहुत बड़ी पब्लिश हुई थी। एक तो मिशन एम्बापे और एक यहां पर सैक कार्लो, और ये दोनों ही चीज इस तरीके से बताई जाती हैं कि अल्टीमेटली यहां पर जो बड़े क्लब्स होते हैं ना, ये पीआर अपना इस तरीके से काम करते हैं कि एक तरफ से आपको जो गलती लग रही है, मतलब हम फैंस को जो गलती लग रही है उसको ठीक भी कर दो और दूसरी तरफ से एक गिफ्ट देने का प्रयास भी कर दो। कार्लो की गलती थी, सैक करने की खबर चला दो और गिफ्ट के तौर पे एम्बापे 2024 में आएगा, इस चक्कर में आपका काट भी दो। यही चीज यहां पर इस तरीके से भी हो रही है कि मेसी का यहां पे तो पीआर ये चला। अब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये बारसा की खुद की बनाई हुई स्टोरी है, लेकिन अल्टीमेटली पीआर तो किसी की तरफ से भी हो सकता है और अल्टीमेटली ये मीडिया की तरफ से भी क्लिक्स भी हो सकते हैं, तो इसमें भरोसा करने की बात नहीं है। बस अच्छा ये लगा कि जावी ने 4 घंटे के अंदर आके मामला बिल्कुल निपटा दिया। खैर इसी के साथ बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। तो भैया बहुत अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कुछ के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है भाई, सऊदी लीग की जो टॉप 11 की, यानी कि सऊदी लीग की जो टीम ऑफ द ईयर होगी या फिर टीम ऑफ द लीग होगी, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ओमिट कर दिया गया, डिस्पाइट की 14 गोल स्कोर किए 16 गेम्स में और ऊपर से 2 असिस्ट भी थे, और मैं काफी सारे गेम्स तो मिस भी करे थे क्योंकि वो आया भी लेट था। अल्टीमेटली यहां पर इगालो को जगह दी गई है। अब इगालो यहां पर अल हिलाल के यहां पर स्ट्राइकर हैं जिन्होंने इस सीजन 21 गोल मारे हैं, लगभग आई थिंक 23-24 गेम्स में। अब इसके लेके यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस काफी ज्यादा खुश और नाखुश भी हैं, लेकिन मेरा बस एक सवाल है, ये क्या फर्क पड़ता है यार? देखो अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि टीम ऑफ द लीग में इगालो का नाम आ गया, रोनाल्डो से आगे, तो इज्जत तो तुम फिर भी नहीं दे रहे, हम भी नहीं दे रहे, और रोनाल्डो की जो इज्जत थी वो ना ही कम हुई है और ना ही ज्यादा। हमारे लिए तो भाई वो अब भी आइडल और अपना किंग है, तो मेरे को तो लगता है कि व्हाट इज दिस। खैर क्या ही है, बट एक छोटी सी अपडेट थी तो मैंने तुमको यहाँ पर बता दी है। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें भैया जिडान से, तो जैसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में या फिर अगर हम प्रोलॉग की बात करें तो वहां पर बात करी थी कि भैया जिडान को लेके मामला निपटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 अपडेट एक साथ है। देखो सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि हाल ही में एक बार फिर से पीएसजी ने जिडान को एक बार जब इंटरव्यू या फिर कुछ कहा कि भाई लाइक अप्रोच करने की कोशिश की, तो जिडान ने सटल वे में मना कर दी। और अब मेरे को लगता है कि इवन इफ पीएसजी, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत सी लेवल से भी नीचे की है, उनको भी समझ जाना चाहिए कि ऐसे बार बार जाने से बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए और उनको मूव ऑन कर दे। कंसिडरिंग द फैक्ट कि जब अब ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि विद और विदाउट थियरी हेनरी नागल्समैन पीएसजी का प्रोजेक्ट लेने में इंटरेस्टेड भी है। वैसे तो ऑफ कोर्स बहुत कम होते हैं मैनेजर जो कि इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे गोबर में मुंह देने के लिए, बट स्टिल लाइक नागल्समैन जब इंटरेस्टेड है और वो मानता है, एग्रेसिव भी है, एंथुसियास्टिक भी है और भाई वेल प्रूवन मैनेजर भी है, और यही चीज पीएसजी को चाहिए। एक चीज कर लेना, उसको अपना काम करने देना, यहां पर अब इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। खैर अब बात करते हैं जिडान की। जिडान इस चीज को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। आप समझ सकते हो कि वो मान के चल रहा है कि उसको यूवेंटस या रियल मैड्रिड या फिर फ्रेंच जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो रियल मैड्रिड के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कार्लो के बाद यहां पर नागल्समैन पीएसजी को ज्वाइन कर लेगा, लुइस एनरिके आएगा नहीं और बाकी के मैनेजर्स का आता पता नहीं है, तो जिडान एक बहुत ही ईजी टू गो अप्रोच के साथ आता है। लाइक वही वाली बात हो जाती है कि बार बार एक्स के पास कितना जाओगे, तो वहां पर एक थोड़ा एंटी सा सिस्टम बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप यूवेंटस की बात करोगे, जिसको हाईली रूमर बताया गया है, तो तुमको पता है यूवेंटस ने हाल में एक लाइक आर्टिकल निकाला था कि एक नोटिस लाइक पब्लिश करवाया था मीडिया के थ्रू कि भैया एलिग्री को सैक नहीं किया जाएगा। सैक की बात कर लो या फिर म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट की बात कर लो, और खुद यहां पर यूवेंटस के हायर ऑफिशियल ने खुद ही कन्फेस कर दिया भैया ये पॉसिबल ही नहीं है।
उसने कहा कि यार तुम एक बात बताओ, जिसको अगर हम आज के टाइम पे एलिग्री को सैक करते हैं तो 30 से 40 मिलियन हमको देने पड़ेंगे, 30 से 40 मिलियन का नुकसान। कहते भैया हमारे पास कोई चारा नहीं है एलिग्री पे भरोसा करने के अलावा। सोचो भाई, मर्सी भीख मांगने वाली बाई बारी थी मेरे को उसमें से, यहाँ पर उसके लेटर में से, मतलब रोने वाली मर्सी वाली वाइब आ रही थी मेरे को। वो खुद कह रहा है कि यार हम कर ही नहीं सकते सिवाय उस पर भरोसा करने के लिए। और इस समय यूवेंटस के फैंस सोशल मीडिया पे अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है वो शो कर रहे हैं। अब देखो, मैं कंप्लीटली क्लब को यहाँ पर गाली नहीं दूंगा, क्योंकि यार देखो यार 40 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं, बट येस एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि भैया फिर इतना काय को इन्वेस्ट किया था जब पता था कि अगर गलती हो जाती तो इतना ही इन्वेस्ट करा करो कि वहां से निकलने की भी औकात होनी चाहिए। समझो उस चीज को। पर अभी तो एलिग्री के साथ पता नहीं क्या सिस्टम रहेगा। खैर, इसी के साथ यहाँ पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो आज फ्राइडे है और तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भैया यहाँ पर जो आज एक अल्टीमेट डेडलाइन आ सकती है, क्योंकि आज ही क्या बताता था कि अगर शेख जसीम को आज हाँ या ना नहीं मिली, वैसे हाँ ही सुनने वाले हैं वो, तो वो यहाँ पर अपनी बिड और अपना जो प्रोसेस है यूनाइटेड को खरीदने का वो बिल्कुल एंड कर देंगे। ऐसे में यहाँ पर बहुत क्लियर रास्ता मिल जाएगा सर जिम रैटक्लिफ को कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का टेक ओवर कंप्लीट कर ले अगेंस्ट द पॉपुलरिज्म ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। वो नहीं चाहते, वो किसी भी एंगल से नहीं चाहते कि ग्लेजर्स 1%, 0.1% या 10% इस क्लब में बने रहे, और ये महाशय तो 21% का स्टेक उनको दे रहे हैं। तो आज एक काफी बड़ा डिसीजन मेकिंग डे है। इसी के साथ अगर आर्सेनल की बात करें तो भैया अब यहाँ पर फेब्रिजियो रोमेनो ने जो हाल ही में कंफर्म किया था कि भैया चेल्सी की मिडफील्ड प्रायोरिटी में यहाँ पर कासिडो सबसे ऊपर है, उसको लेके अब आर्सेनल भी अपना ऑफर रिन्यू करने वाली है और एक रिवाइज्ड ऑफर दे रही है। अब तुमको पता है कि जनवरी में आर्सेनल के सारे जितने भी अप्रोचेस थे सबको कैंसिल आउट कर दिया था, क्योंकि एक पैक्ट बना हुआ था डिजर्बी में और कासिडो में, जहां पर बता दिया था डिजर्बी ने कि भाई 6 महीने खेल ले, 6 महीने मेरे को यूरोप एक्लेम करने दे, यूरोप की पोजीशन एक्लेम करने दे, और उसके बाद तू चला जाइयो, 100 मिलियन नहीं चाहिए, 70-80 मिलियन में भी चला जाइयो। अब उकार्दे की डील से बाहर होना चेल्सी के लिए प्रायोरिटी बना देता है कि भैया कासिडो तो चाहिए ही। ऐसे में यहाँ पर आर्सेनल भी अभी थोड़ा सा समझ रही है, अपने आप को टटोल रही है और मामले को देख रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने डेक्लन राइस के लिए भी ऑफर नहीं दिया, तो वो कासिडो पे एक बार अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स चेल्सी सबसे ऊपर बनी हुई है। खैर, अल्टीमेटली बात करते हैं आज की अपनी फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट से। तो भैया तुमको पता है कि आने वाले टाइम में इंडियन नेशनल टीम के बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 9 जून 2023 में रात 7:30 बजे इंडिया वर्सेस मंगोलिया का मैच है इंटर कॉन्टिनेंटल कप के लिए। और इस कप में सबसे पहले मंगोलिया के साथ मैच है और फिर 2 मैचेस हमारे और हैं, और उसके बाद यहां पर साफ चैंपियनशिप भी है। ये इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया 2026 वर्ल्ड कप के कुछ सपने देख रहा है या फिर प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर इंडिया अपनी पोजीशन एज अ फुटबॉल नेशन की अगर हम बात करें, जो AIFF 2047 का प्लान था, इस चीज को किसी भी हाल में अगर रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, देन यू हैव टू विन योर मैचेस। लीग ऐसे नहीं जीती जाती, लीग 38 गेम खेलने के बाद जीती जाती है। तो ऐसी इंडिया भी सुपर पावर या फिर वर्ल्ड फुटबॉल ऐसे नहीं बन जाएगा। अल्टीमेटली हर एक गेम को अपने फाइनल की तरह समझना पड़ेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। भाई मेरे और मेरे चैनल के थ्रू भाई हमारी तरफ से तो अच्छी विशेष है। बाकी अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।